यूएसए ने कई सारे देशों में रजीम चेंज करने की कोशिश की है अपने खुद के बेनिफिट्स और गेन के लिए, और ऐसी ही कोशिश वो कर रहा था ईरान कंट्री के अंदर भी। उसने देखा कि ईरान जो है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा इकोनॉमिक इश्यूज, नॉट थोड़ा सा, काफी सारे इकोनॉमिक इश्यूज से डील कर रहा है। अब ये इकोनॉमिक इश्यूज भी जो है यूएसए की बदौलत ही लगाए गए हैं, जैसे कि यूएसए के डायरेक्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस जो ईरान पे कई सालों से लगे हुए हैं, जिसने ईरान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो कुछ हद तक ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, बट रशिया और चाइना जैसे ईरान के फ्रेंडली देशों की बदौलत ईरान जो है उनसे अभी भी ट्रेड करता आ रहा है, जिस वजह से कुछ हद तक इकोनॉमी बची हुई थी। बट इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ईरान की इकोनॉमी है वो ट्रबल में जरूर थी। अब इसी ही ट्रबल के वजह से ईरान में हो रहे थे प्रोटेस्ट, जहां पे ईरान की पब्लिक खुद ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। तो यूएसए और इजराइल को लगा कि ये सही समय है अब ईरान के ऊपर अटैक करने का, और अटैक करके जो है वहां की पब्लिक को अपने तरफ करके ईरान में रजीम चेंज कर देना, और रजीम चेंज करने के बहाने किसी भी एक पपेट को बैठा देना जिसे यूएसए और इजराइल आसानी से कंट्रोल कर सके। इसी तरीके से यूएसए और इजराइल पूरे ईरान पे रूल कर सकते हैं इनडायरेक्टली एक पपेट लीडर के द्वारा। ये था जो एक प्लान, ये प्लान ऐसा ही था, हमें कैसे पता चल सकता है? ऑफ कोर्स क्योंकि ये चीज जो है पहली बार नहीं हो रही है, ये पहले भी हो चुकी है। इराक कंट्री के जो वॉर हुई है उसके पैरेलल में हम देखेंगे पहले कैसा किया गया। और यूएसए की बात करें तो वो दूसरी कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत रखता है। रिसेंटली ही उसने वेनेजुएला के क्रूड ऑयल रिजर्व्स पे भी कब्जा किया है। इराक में भी इसी तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे उसने एंट्री की थी और इराक ईरान की वॉर करा के एग्जैक्टली यही चीज करी थी। तो आज का जो आर्टिकल है इसी के पैरेलल्स ड्रॉ करता है। बट इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है, वो ये है कि ईरान और इजराइल गया तो था ये सोच के कि अटैक करेंगे, ईरान पे कब्जा हो जाएगा, ईरान के साथ जो वॉर छेड़ेंगे उसे इमीडिएटली जीत भी जाएंगे और वहां की पब्लिक भी सपोर्ट में आएगी और हम वहां पे रिजीम चेंज कर देंगे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो है यूएसए और इजराइल शायद भूल गए, और उसी चीज को दर्शाता है आज का ये आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो न्यूज क्या है? न्यूज है ऑफ कोर्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जहां पे यूएसए और इजराइल एक अग्रेसर नेशन है जिसने अनप्रोवोक्डली ईरान के ऊपर अटैक किया। किस वजह से अटैक किया, क्यों करते हैं ये लोग अटैक, ये हमें हिस्ट्री सिखाती है। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप रट लो कि कितने लोगों को किसने मारा, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मारा, किस बहाने से मारा, क्या बोल के मारा, और बाकी सारे देश और पूरी दुनिया उस समय शांत क्यों थे। हो सकता है हम तब शांत हो, बट एटलीस्ट हिस्ट्री से लेसन्स लेके अभी शांत रहे, आगे भी शांत रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा फिर भी हो रहा है। तो ये आर्टिकल ड्रॉ करता है हिस्टोरिकल पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईरान इराक वॉर, कंपेयरिंग इट विद जो प्रेजेंट वॉर हो रही है या जो प्रेजेंट वॉर यूएसए और इजराइल कर रहे हैं ईरान के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि क्या लेसन्स ईरान और इराक वॉर से मिलने चाहिए थे, बट शायद यूएसए और इजराइल ने वो लेसन्स नहीं लिए। तो जो वॉर थी बिटवीन ईरान और इराक, इनिशिएटेड बाय सद्दाम हुसैन, स्ट्रेटेजी क्या थी वहां पे? स्ट्रेटेजी थी कि भाई बॉम्ब करेंगे, और जब बॉम्बिंग होंगी एट द सेम टाइम ऑलरेडी ईरान में इश्यूज चल रहे हैं, उसका प्रोपोगेंडा फर्दर और हो जाएगा। जब एक तरफ इश्यूज भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ अटैक भी हो रहा है, तो जो पब्लिक है वो जो चाहेगी कि भाई जो प्रेजेंट रजीम है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी भी सही नहीं है, प्लस अटैक हो रहा है, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, तो जो पब्लिक है वो और ज्यादा अगेंस्ट हो जाएगी ईरान के। ऐसा ही पहले भी सोचा गया था। बट
ना ऐसा पहले हुआ, ना ऐसा अब हो रहा है। इराक और ईरान वॉर में भी, जो कि 1980 से 88 तक चलती रही, ईरान ने हथियार नहीं डाले, ईरान खड़ा रहा, डटा रहा वहां पर भी। तो हुआ क्या था उस आउटकम में? कोलैप्स होने के बजाय जो वहां की पॉपुलेशन थी वो अपने घरेलू इश्यूज, ईरान में जो इश्यूज चल रहे हैं उन सबको भूल गई और एक साथ यूनाइट हो गई, मोबिलाइज हो गई, खड़े हो गई इराक के अगेंस्ट। एग्जैक्टली यही हुआ था कि पूरा जो मास है, पूरी जो पॉपुलेशन है, वो इकट्ठा हो गई ईरान के डिफेंस में। अब आपको पता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, यूएसए इजराइल को पता था, फिर भी उन्होंने वही चीज करी जो पहले की गई थी। तो ये आर्टिकल हमें बताता है कि जो एक्सटर्नल अग्रेशन होता है वो एक कंट्री को यूनाइट कर देता है, जो हम खुद इंडिया में भी देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें होती है। ये हमें समझने की जरूरत है, तभी ही हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। जरूर होती है, बट जब इंडिया के ऊपर बात आती है, इंडिया की सोवरेनिटी के ऊपर बात आती है, या इंडिया में अटैक होता है, जैसे कि हमने देखा पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये सारी चीजों से जो अटैक कराता है, राइट, हमारी जो एजेंसीज है इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट वही बात है कि टेररिस्ट को बस एक बार अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो अटैक्स हो जाते हैं, बल्कि हमारी एजेंसी को हर एक बार सक्सेसफुल होना पड़ता है ताकि अटैक को रोक सके। बट कभी कभी टेररिस्ट जो है वो सफल हो जाते हैं, और ऐसे में जब वो सफल होते हैं लाइफ्स का नुकसान होता है जो एकदम प्राइसलेस है। और ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि हम सारी चीजें जो जातिवाद है या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है छोड़ के पूरा कंट्री यूनाइट होता है ऐसे अटैक के ऊपर, और एक साथ यूनाइट होके खड़े होता है। वही चीज ईरान में भी हुई थी पहले और अभी भी हो रही है पहले। तो ऐसे में होता यह है, जब भी वॉर होती है तो स्टेट और नेशन का डिस्टिंक्शन ब्लर हो जाता है। हम पूरे तरीके से स्टेट मतलब जो गवर्नेंस मशीनरी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वही है जो लड़ रहा है और वही नेशन के बराबर हो जाता है, राइट। नेशनलिस्ट कंसोलिडेशन हो जाता है पूरे लेवल पे, पूरा नेशन जो है सब कुछ भूल के, अपने इश्यूज को भूल के यूनाइट हो जाता है, और इसलिए नेशनल डिफेंस के सपोर्ट में सब लोग खड़े होते हैं। और यही चीज हो रही है ईरान में। तो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट में कुछ अजम्पशंस इन दोनों ने किए थे जो कि फेल हो रहे हैं। वो अजम्पशंस ये थे, एक है डोनाल्ड ट्रंप, एक है बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने असम्पशन किए थे कि हम वही चीज बॉम्ब करेंगे, इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन ऑलरेडी है तो उस बॉम्बिंग से ऑलरेडी वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिस वजह से रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, ये उन्होंने सोचा था। बट इस वॉर ने, इस यूएसए और इजराइल के अग्रेशन ने क्या कर दिया है? ईरान को यूनाइट कर दिया है। अब की डिफरेंस क्या है 1980 वॉर्स और प्रेजेंट में? उस समय ग्राउंड इन्वेजन और कन्वेंशनल वॉरफेयर होती थी, जहां पे सोल्जर उतरते थे जमीन पर और लड़ते थे। अभी एयर वॉर है, टारगेटेड स्ट्राइक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है। बट याद रखिए, टारगेटेड स्ट्राइक्स तो ईरान कर रहा है अपने डिफेंस में। रही बात यूएसए और इजराइल की, इन्होंने तो स्कूल, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और पहले ही दिन जब अटैक चालू हुआ था, इनिशियल अटैक्स में ही गर्ल्स स्कूल को टारगेट किया था और डिस्ट्रॉय किया था, और 160 से भी ज्यादा मासूमों की जान ली थी। इवन दो उनके पास प्रिसिशन इक्विपमेंट, प्रिसिशन मिसाइल सब कुछ है, बट स्टिल उन्होंने मासूमों की जान ली। तो उनके तरफ से तो शायद ये टारगेटेड स्ट्राइक्स नहीं थी, राइट। अब बात आती है बाकी चीजों की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ये सारी चीजें डेफिनेटली है। इससे इफेक्ट होता यह है कि अनसर्टेनिटी और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लोगों पे पड़ सकता है। बट ईरान के लोग अगर यूनाइट हो गए तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को ये बीट कर रहे हैं। रिस्क ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट सिविलियन टारगेटिंग, यहां पे इनडिस्क्रिमिनेटली सिविलियन को टारगेट किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा इनिशियली ही अटैक में यूएसए इजराइल के संगठन ने बेसिकली
कह सकते हैं अटैक किया है। अब वो बात चल रही है कि हम इसको प्रोब करेंगे, यूएसए वाले ही इसको प्रोब करेंगे क्या हुआ है, जबकि सो दे हैव नॉट, मतलब उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये वही उन्हीं का करना था। बट एनीवे, दुनिया जानती है अपने प्रीवियस एग्जांपल्स से भी। अब यहां पे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ ईरानियन स्टेट क्या है, देखिए इनकी लीडरशिप थी, लीडरशिप में जो सुप्रीम लीडर थे उनको भी मार दिया गया, बट ईरान में सॉर्ट ऑफ डिफ्यूज्ड लीडरशिप है, डिफ्यूज लीडरशिप और एक सीरीज ऑफ लाइन ऑफ लीडर्स है। डिफ्यूज लीडरशिप मतलब मल्टीपल लोगों के हाथ में कमान है, फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स और जो कंट्री के होम अफेयर्स है, वो सारी चीजें तो रहती ही है सेपरेट, बट एट द सेम टाइम जो सुप्रीम लीडर खामेनी थे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या कह सकते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी, प्रेजेंटली ईरान ने उसको मल्टीपल लोगों के ऊपर डिवाइड कर दिया है और वो तैयार है इनके भी असैसिनेशन के लिए, कि मान लीजिए अगर इन्हें भी असैसिनेट कर दिया जाता है तो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडर्स कौन होंगे वो भी डिसाइडेड है, सो दैट एक चेन जो है वो ना टूटे। और इसी वजह से हो ये रहा है कि इनिशियली यूएसए इजराइल ने सोचा कि लीडर को अगर खत्म कर दिया जाए, इसका मतलब रिजीम खत्म, रिजीम चेंज और हम जीत गए, बट बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाया, इसका मतलब लीडरशिप को मारना मतलब रिजीम कोलैप्स नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी नेक्स्ट रिजीम तैयार है इमीडिएटली, राइट। अब अगर यहां पे गवर्नमेंट और सोसाइटी के डायनामिक्स की बात करें तो इंटरनल कंडीशन जो है ईरान की, उसमें काफी स्ट्रेस था, सैंक्शंस लगे थे खुद यूएसए द्वारा, यूएसए ही एक मेजर रीजन है ईरान के इस डिस्ट्रेस का, राइट। बट ऑल्सो करप्शन और रिप्रेशन भी था ईरान की गवर्नमेंट द्वारा, बट ये ईरान जो है एक कंट्री है जिसकी खुद की एक सोवरेंटी होती है, इसलिए उस सोवरेंटी को आप हर्ट या इंटरवीन उसमें नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉज के द्वारा। सो यहां पे यूएसए और इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज को जो है वो डिसरिगार्ड किया है। आप इमेजिन करके देखिए अगर सिचुएशन अदर वे अराउंड होती और यहां पे यूएसए के लीडर इजराइल के लीडर को ईरान द्वारा अटैक किया जाता और उन्हें असैसिनेट किया जाता, तो फिर दुनिया में कैसा अप्रोर होता और यूएसए उस समय क्या करता। बस यही चीज रिवर्स मैनर में प्रेजेंटली हो रही है, जिसे ऑफ कोर्स रुक जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यूएसए इंटरवीन कर रहा है और अब अगर यूएसए खुद से पीस की बात करता है तो समझ में आ जाएगा यूएसए ने हार मान ली, वो ये नहीं चाहता। एट द सेम टाइम ईरान ये नहीं चाहता कि वो इसमें पीस टॉक जो है यूएसए के हिसाब से ही पूरी तरीके से हो, बिकॉज देन एक डोमिनो इफेक्ट सेट हो जाएगा कि भाई आप कोई भी कंट्री में आइए, उसे डिस्ट्रॉय करिए और अपने हिसाब से फिर जो भी चाहिए उसे लगाइए। तो ईरान सही तौर पे अपनी सोवरेंटी के बेसिस पे डटा हुआ है कि आगे से यूएसए ने ना ही ईरान ना ही किसी और कंट्री में इस तरीके का कुछ अटैक करना चाहिए यूएसए और इजराइल ने, राइट। सो अब देखना यह है कि क्या पीस प्रिवेल होती है या नहीं। अब लग ऐसा रहा है कि शायद पीस प्रिवेल हो जाए, बट यूएसए के प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू, जो कि अनप्रोवोकली अगर किसी देश को अटैक कर सकते हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन जितनी कम रखी जाए उतना ही बेहतर है। होना ये चाहिए कि इंटरनेशनल प्रेशराइजेशन होना चाहिए ताकि ये दोनों फोर्स किए जाए पीस लाने के लिए। धन्यवाद।